कैसे हैं आप सब अच्छा चल रहा है। ये आपका दोस्त राजेश सिंह आ गया फिर से एक नया वीडियो लेके। आज का जो वीडियो है बेटा वो क्लास 12 का है। क्लास 12 चैप्टर 2 का हमारा सीरीज चल रहा है। तो क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, द सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर। मतलब कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो कैपेसिटर और कैपेसिटेंस का आधा पोर्शन और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये सब का आधा पोर्शन मिला दो तो कैपेसिटेंस का वेटेज सबसे ज्यादा होता है। हर साल सीबीएसई में जो क्वेश्चंस होते हैं, मतलब 3 से 5 मार्क का क्वेश्चन कैपेसिटर से तो होना ही होना है। मींस उनका सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन या फिर उनके चार्जेस निकालना, इक्विवेलेंट निकालना, बहुत कुछ होता है यहाँ पे। तो कैपेसिटर का आज हम लोग सारा जो डाउट है उसको पूरी तरह से खत्म करेंगे। मींस कैपेसिटर होता क्या है, कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, एनर्जी स्टोर्ड, ये सारा पार्ट। तो मुझे लगता है कि कैपेसिटर, ये जो हमारा जो टॉपिक है कैपेसिटर का, तो इसको मुझे लगता है कि 1, 2 या 3 पार्ट में हम लोग को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो चलिए पार्ट 1 में आपका स्वागत है कैपेसिटर का। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कैपेसिटर होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो बेटा होता क्या है यहाँ पे, कैपेसिटर का मतलब क्या होता है। मान लो बेटा हमारे पास दो कंडक्टर है, conductor number 1 and the conductor number 2. We are having two conductors, conductor number 1 and conductor number 2. अब एक कंडक्टर के पास जो चार्जेस है बेटा, इस कंडक्टर के पास जो चार्जेस हैं वो मान लो प्लस क्यू है, प्लस क्यू, प्लस क्यू। और इस कंडक्टर के पास जो चार्ज है, चार्जेस कहां है बेटा, सरफेस पे है, माइनस क्यू। ठीक है, एक कंडक्टर के ऊपर चार्जेस जो है वो प्लस क्यू है, एक दूसरे कंडक्टर के ऊपर, ऊपर मतलब सरफेस के ऊपर जो चार्जेस है वो माइनस क्यू है। और इनके बीच में जो सेपरेशन है, मान लेते हैं दिस सेपरेशन इज डी। तो इसी कॉम्बिनेशन को हम बेटा बोलते हैं कैपेसिटर। देखो कितना इजी है फिजिक्स ना, बहुत इजी है फिजिक्स। तो बेटा अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, पुराने हो तो शेयर करो, लाइक करो, जो करना है करो, बट पढ़ाई जरूर करो, है ना। सो कैपेसिटर का डेफिनेशन बहुत ही क्लियर हो गया। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स हैविंग इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी। कोई भी दो कंडक्टर अगर एक में जितना प्लस चार्ज है दूसरे में उतना ही माइनस चार्ज है, और अगर इनके बीच में थोड़ा सा सेपरेशन है, तो इसी कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलेंगे कैपेसिटर। बेटा अगर यहां मान लो यहां पे प्लस Q1 चार्ज है और यहां मान लेते हैं माइनस Q2 चार्ज है, अलग अलग चार्ज हो गया, तो ये कैपेसिटर नहीं होगा। कैपेसिटर का डेफिनेशन क्या है, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होना चाहिए, जितना प्लस उतना ही माइनस। डाइपोल का डेफिनेशन भी ऐसे कुछ था ना, लेकिन वो पॉइंट चार्ज था, कोई कंडक्टर के ऊपर चार्ज नहीं था। एक सिंगल प्लस एक सिंगल माइनस, सेपरेशन 2 है, उसको हम डाइपोल बोलते थे। तो ये डाइपोल की तरह है लेकिन डाइपोल नहीं है। दो कंडक्टर होने चाहिए, बड़ा सा बॉडी, कंडक्टर क्या है, बड़ा सा बॉडी है, एक कंडक्टर के ऊपर प्लस क्यू, दूसरे कंडक्टर के ऊपर माइनस क्यू। तो ये प्लस क्यू और माइनस क्यू क्या है बेटा, यहाँ पे कंडक्टर के ऊपर चार्जेस है और इनके बीच में अगर सेपरेशन दी है, इसी कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलेंगे कैपेसिटर। समझ में आया आप लोगों को कैपेसिटर का डेफिनेशन। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स हैविंग इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी। दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ द कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का डेफिनेशन हमारा क्लियर है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नाउ नेक्स्ट है बेटा यहाँ पे देखो, अब एक चीज और देखो यहाँ पे, और क्या है, और क्या हम लोग समझते हैं। एक बात बताओ, यहाँ पे इस पॉजिटिव के वजह से अगर मैं आपको बोलता हूं, इस पॉजिटिव चार्ज के वजह से अगर मैं बोलता हूं यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, प्लस के वजह से, मान लो उसको हम E1 बोल रहे हैं, है ना। और इस नेगेटिव के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, उसी की तरफ। ये सब चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा बेटा, सीरीज ही डाल दूंगा, प्लेलिस्ट डाल दूंगा पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैसे कौन प्रोड्यूस करता है। तो इस पॉजिटिव के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इससे दूर, नेगेटिव की वजह से चार्ज की तरफ। तो बेटा अगर मैं आपसे बात करता हूं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं आपसे बात करता हूं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप बोलोगे E1 प्लस E2 कर दीजिए सर, बन जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक बात बताओ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अगर मैं यहां सॉल्व करता हूं, मान लेते हैं किसी तरीके से अगर मैंने सॉल्व किया, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनके बीच में, मतलब दो कंडक्टर्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है,
चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, बिकॉज चार्ज ही जो है वही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है ना। चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। क्योंकि अगर एक सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो क्या देखते हैं, के क्यू बाय आर का स्क्वायर। तो देखो, अगर मैं बोलता हूं कि चार्ज को मैं बेटा बढ़ा रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब मैं बोल रहा हूं चार्ज को डबल कर दूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डबल हो जाएगा। डिस्टेंस को मैं फिक्स रख रहा हूं, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज को बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है चार्ज को घटाने से घटेगा। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब एक सिंपल सा चीज बताओ, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो कांस्टेंट है बेटा। सो अगर मैं अब बात करता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो आप एक बात बताओ, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, हम लोगों ने डिस्कस किया कि चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बिकॉज V इक्वल टू E इंटू डी, डी कांस्टेंट है। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका मतलब है, अब बीच वाला साइन हटा दो बेटा, तो क्या आ गया, देखो यहाँ पे क्या आ गया, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी एक ऐसा क्वांटिटी है जो चार्ज के ऊपर भी डिपेंड करता है। हम लोग इसी चैप्टर में पढ़े हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोगों ने पढ़ा है के क्यू बाय आर। तो साफ साफ दिख रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और चार्ज एक दूसरे का कैसा प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसको हमने डायरेक्टली रिलेट नहीं किया, पहले हमने क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। चार्ज को डबल करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड डबल होगा। उसके बाद मैंने बोला एक फॉर्मूला होता है जिसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से रिलेटेड होता है, V इक्वल टू A इंटू डी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डबल होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी डबल होगा, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि बेटा चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ऐसे प्रोपोर्शनल होते हैं, नहीं। इसका मतलब चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। समझ में आ रहा है। अब एक चीज हमें समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। इसका मतलब अगर हम चार्ज को डबल कर देंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डबल हो जाएगा, चार्ज को आधा कर देंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आधा हो जाएगा, चार्ज को कांस्टेंट रखेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। यही इसका मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। अब अगर मैं बोलता हूं यहाँ पे कि बेटा यहाँ पे अगर मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटा देता हूं, यहां मैं बोलता हूं कि अगर प्रोपोर्शनल का साइन मैं हटा देता हूं, लो हटा दिया। इफ यू रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी साइन, सो Q इज इक्वल टू, वी पुट अ कांस्टेंट। तो बेटा कांस्टेंट अगर हम यहां पुट करेंगे तो C पुट करते हैं, तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू CV। ये जो C है बेटा, इसी को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस, इसी को बोलते हैं हम कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है बेटा, कैपेसिटर का कितना कैपेसिटी है उसी को मेजर करने के लिए एक फैक्टर है बेटा। एक चीज हम बोल सकते हैं कि कैपेसिटेंस एक ऐसा नंबर है जो बताता है किस कैपेसिटर का कितना औकात है, कितना कैपेसिटी है। तो इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है, तो इसी को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। जैसे एक रेसिस्टर का एक रेसिस्टेंस होता है कि एक रेसिस्टर कितना रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा है, दिस इज मेजर्ड इन रेसिस्टेंस। उसी तरह से किसी कैपेसिटर का कितना कैपेसिटी होता है उसको मेजर करते हैं हम कैपेसिटेंस से, ठीक है। सो C हमारा जो कांस्टेंट है बेटा वो क्या है, कैपेसिटेंस। सो C इज इक्वल टू, अगर मैं बोलता हूं C इज इक्वल टू, तो बताओ आप क्या लिखोगे, Q बाय V। देखो तो C इज इक्वल टू Q बाय V। अब इस कैपेसिटेंस का अगर मैं बात करता हूं बेटा SI यूनिट के बारे में कि इसका SI यूनिट बताओ, तो चार्ज को हम किस में मेजर करते हैं बताओ, कूलम में, और V को वोल्ट में, है ना। तो क्या हो गया यहाँ पे, कूलम पर वोल्ट, कूलम पर वोल्ट। देखो सो SI यूनिट ऑफ द कैपेसिटेंस इज कूलम पर वोल्ट, ये होता है। अब इस कूलम पर वोल्ट को किसी के ऑनर में हम बोलते हैं फैराड, फैराड बोलते हैं, FARAD, फैराड, जिसको हम डिनोट सिर्फ किससे करते हैं, F से। मतलब अगर मैं बोलूंगा किसी का मींस कैपेसिटेंस बोलूंगा 5 फैराड,
तो एफ लिखना है, एफ जैसे रेसिस्टेंस का ओम होता है ना बेटा, सिंबल होता है, इसी तरह से एफ यहाँ पे सिंबल है, एफ। फेराड जो है इसका एसआई यूनिट है। बट आपको याद रखना है कि ये जो फेराड है दिस इज वेरी बिग यूनिट, बहुत बड़ा यूनिट है। ये जो फेराड है दिस इज अ वेरी लार्ज यूनिट या बिग यूनिट आप बोल सकते हो इसको, बहुत बड़ा यूनिट है। तो इसको छोटे यूनिट्स में हमको यूज करना होता है बेटा, तो हमें 1 माइक्रोफेराड यूज कर सकते हैं, मतलब 10⁻⁻⁶ फेराड। मिली फेराड हम यूज कर सकते हैं, जैसे कूलम का करते थे ना बेटा हम लोग, कूलम के केस में करते थे, क्या करते थे कूलम के केस में, देखो यहाँ पे 1 मिली फेराड भी हो सकता है, मतलब 10⁻⁻³ फेराड। अगर मैं आपको बोलूंगा 1 पिको फेराड भी होता है बेटा, जो ज्यादा यूज होता है, 10⁻⁻12 फेराड। नैनो फेराड भी होता है बेटा, 10⁻⁻9 फेराड। तो देख रहे हो ना कि फेराड जो है बहुत ही बड़ा यूनिट होता है, इसलिए वी यूज द स्मॉलर यूनिट। 1 फेराड इज अ वेरी बिग नंबर, तो उसको छोटे यूनिट्स में यूज करने के लिए माइक्रो फेराड, मिली फेराड, है ना, इसके बाद पिको फेराड, नैनो फेराड हम लोग यूज करते हैं। तो यहां तक हो गया हमारा, क्लियर है। सो कैपेसिटेंस के बारे में हम लोगों ने जान लिया कि कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, फेराड होता है, और कौन से यूनिट्स हम लोग स्मॉलर में यूज करते हैं। अब एक बात देखो बेटा, अगर मैं आपको बोलता हूं, देखो अगर मैं बोलता हूं Q वर्सेस V का ग्राफ है, तो आपको क्या बोला गया कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो आप ग्राफ कैसा बनोगे, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। कोई भी दो चीज का जो प्रोपोर्शनल है एक दूसरे से, कैसा ग्राफ बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन का बनाते हैं ना। तो बताओ Q वर्सेस V का ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब आपसे कोई पूछेगा कि इसका स्लोप क्या देता है ना, Q वर्सेस V का जो ग्राफ होता है इसका स्लोप क्या देगा बेटा, कैपेसिटेंस देगा, कैपेसिटेंस देगा, C देगा, C मतलब कैपेसिटेंस देगा। तो मान लेते हैं दो ग्राफ है यहाँ पे A एंड B, आपसे पूछा जाएगा कि किसका कैपेसिटेंस ज्यादा है, A का कि B का, तो आप बोलोगे जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। स्लोप कैसे पता करते हैं हम लोग, इस x एक्सिस से देखते हैं कौन ज्यादा एंगल बना रहा है। तो देखो ये ज्यादा एंगल बना रहा है, तो जो ज्यादा एंगल बना रहा है हम उसको लिखेंगे स्लोप ऑफ B इज ग्रेटर देन, क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ A। तो स्लोप ऑफ B इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ A का मतलब हो गया कैपेसिटेंस ऑफ B इज ग्रेटर देन कैपेसिटेंस ऑफ A। तो आप लोग याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि स्लोप, क्या याद रखना है, स्लोप ऑफ QV ग्राफ, QV ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या देगा हमें, दैट गिव्स व्हाट, कैपेसिटेंस, C कैपेसिटेंस देता है। अगर उल्टा रहा तो बेटा V वर्सेस Q का ग्राफ रहा, तो अगर गलती से ऐसा ग्राफ रहा, मान लो देखो यहाँ पे ये रब कर रहा हूं, आप लोग हड़बड़ाना मत, वीडियो को पॉज करो, आराम से धीरे 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 आपको ये करना है, नोट करना है, फिर प्ले करना है, नहीं समझ में आया तो फिर से पीछे करके देखना है, और कुछ करना याद नहीं करना है बेटा, सब्सक्राइब जरूर करना है, हाँ, तभी तो आपको पता चलेगा ना कि मेरे वीडियोस कब अपलोड हो रहे हैं, ठीक है। तो बेटा अगर हमारे पास मान लेते हैं कि ये वाला ग्राफ है, सपोज मान लेते हैं हमारे पास ये वाला ग्राफ है, Q वर्सेस V का ग्राफ नहीं, V वर्सेस Q का ग्राफ है, तब इसका आप कैसे निकालो, ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो बेटा जो इसका स्लोप होगा ना, कौन सा ग्राफ है बेटा, देखो यहाँ पे V वर्सेस Q का जो ग्राफ है ना बेटा, इसका स्लोप जो है आपको देगा 1/c, रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस। देखो कैसे क्या होता है बेटा, यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ देखो ऐसे, तो ये हो गया V, A हो गया Q, तो यहाँ इसका स्लोप का मतलब हमें क्या होता है बेटा, tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब V बाय Q, और V बाय Q क्या होगा बेटा 1/c, Q बाय V से होता है C, तो V बाय Q क्या हो गया 1/c, मतलब इसका स्लोप क्या देगा बेटा 1/c देगा। तो एक बात बताओ, यहाँ पे अगर मान लेते हैं ऐसा एक क्वेश्चन है, ये रहा P ये रहा Q, तो आपसे पूछा जाएगा कि इस ग्राफ में बताओ कि किसका कैपेसिटेंस ज्यादा है, तो यहाँ उल्टा आपको आंसर देना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, सबसे पहले तो आप स्लोप बोलोगे, बताओ स्लोप किसका बड़ा है किसका छोटा है, तो लिखोगे आप लोग जो ज्यादा एंगल बना रहा है उसका स्लोप ज्यादा है, तो स्लोप ऑफ लिखेंगे Q इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ P, क्योंकि जो ज्यादा एंगल बना रहा है उसका स्लोप ज्यादा है, और स्लोप क्या देता है बेटा C कैपेसिटेंस, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 1/c ऑफ Q ग्रेटर देन 1/c किसका, P का। तो रेसिप्रोकल अगर मान लो एक बड़ा है, तो बेटा अगर फिर से रेसिप्रोकल लेते हैं
तो हम लिखेंगे Cp इज ग्रेटर देन Cq, मतलब कैपेसिटेंस ऑफ P जो होगा कैपेसिटेंस ऑफ Q से बड़ा होगा। इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन सा ग्राफ है। Q वर्सेस P है तो डायरेक्ट है बेटा, जिसका स्लोप ज्यादा उसका कैपेसिटेंस ज्यादा, लेकिन V वर्सेस Q का ग्राफ है तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि वहां स्लोप जो होता है 1/c देता है, तो जिसका स्लोप ज्यादा है उसका कैपेसिटेंस कम होगा और जिसका स्लोप कम है उसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, है ना। ये सब चीज आपको समझ में आना चाहिए, बिकॉज अभी जो सीबीएसई का जो पैटर्न है वो कैसा है, अभी ऑब्जेक्टिव टाइप 20 क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें से क्वेश्चन को ये सब पूछने का जो प्रोबेबिलिटी है ना वो ज्यादा है। ठीक है, चलिए ये हमें समझ में आ गया। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला करते हैं थोड़ा सा हम लोग। डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला करते हैं। सो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द कैपेसिटेंस इज, कैसे होगा निकालो यहाँ पे देखो। सो C इज इक्वल टू हमको पता चल गया कि क्या होता है, Q/V होता है ना। अब Q को Q रहने दो, V को हम क्या लिख सकते हैं, W/Q, पता है हमें, ये Q ऊपर चला गया तो क्या हो गया Q²/W। अब Q का हमें पता है डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है 80, इसका स्क्वायर, और W का पता है हमें क्या होता है mL²T⁻²। अब सबको ऊपर ले जाओ, m का पावर -1, l का पावर -2 एंड t का पावर 4, a का पावर 2। देखो यहाँ दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। डायमेंशन भी आपको जानना जरूरी होता है ना, हर फिजिकल क्वांटिटी का आपको यूनिट और डायमेंशन जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चीज आपको पता चल गया, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। चलिए यूनिट पता चल गया था आपको, फैराड होता है, इसको कूलम पर वोल्ट बोलते हैं, फैराड इज अ वेरी बिग यूनिट, ये भी आपको समझ में आ गया था। अब एक चीज हमें समझना है कि किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो होता है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो हमें समझना पड़ेगा। किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो होता है किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहला चीज जो है वो क्या है बेटा, साइज पे डिपेंड करता है कि उस कंडक्टर का साइज कैसा है। तो सबसे पहला चीज किस पे डिपेंड कर रहा है, साइज पे। क्या, कैपेसिटेंस जो होता है किस पे डिपेंड कर रहा है, कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो पहला चीज है बेटा साइज पे, दूसरा है बेटा शेप, उसका शेप कैसा है, तीसरा चीज है बेटा सेपरेशन पे, ठीक है। थर्ड वाला चीज जो है, फोर्थ में है बेटा मीडियम कैसा है। ये चार चीजों पे डिपेंड करता है। 3 S का मतलब साइज, शेप और सेपरेशन। और फोर्थ वाला क्या है, फोर्थ वन इज मीडियम, कि उसके बीच में मीडियम कैसा है। डाइलेक्ट्रिक के ऊपर भी डिपेंड करता है ना। डाइलेक्ट्रिक का एक बड़ा सा हम लोग क्लास करेंगे, तब हमें अच्छे से समझ में आएगा कि डाइलेक्ट्रिक होता क्या है ना। अभी बस इतना समझ लो, कोई एक इंसुलेटिंग मीडियम होता है, बस बीच में इंसुलेटिंग मीडियम होना चाहिए। दो कंडक्टर्स के बीच में कभी कंडक्टिंग मीडियम नहीं होना चाहिए, इंसुलेटिंग मीडियम होना चाहिए। तो मीडियम अगर चेंज होगा तो चेंज हो जाएगा कैपेसिटेंस। इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक चेंज हो जाता है तो कैपेसिटेंस चेंज हो जाता है। बस अभी इतना ही समझो, 3-4 चीजों पे डिपेंड करता है, साइज पे, शेप पे और सेपरेशन पे, और एक और चीज क्या है, मीडियम के ऊपर। बस इतना हमें समझना है। अब बात ये है कि किस सिंबल का हम लोग यूज करते हैं, व्हाट इज द सिंबल। कैपेसिटेंस का सिंबल हम लोग ऐसे यूज करते हैं, 2 पैरेलल लाइंस, ऐसे। ये होता है कैपेसिटेंस का सिंबल। कैपेसिटर को हम ऐसे मींस सिंबलाइज करते हैं, ऐसा होगा मतलब आप समझ जाओ ये कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस हम C ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। एक और होता है वेरिएबल कैपेसिटर का, ऐसा होता है बेटा, ऐसे बना दिया और यहां बीच में एरो दे दिया ऐसे, ये हो गया वेरिएबल कैपेसिटर का। दिस इज फॉर वेरिएबल कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर हो गया, मतलब जिसका कैपेसिटेंस चेंज होता है उसको हम बोलते हैं वेरिएबल कैपेसिटर। जैसे रेजिस्टेंस चेंज होने को हम रियोस्टेट बोलते हैं, यहाँ वेरिएबल कैपेसिटर का सिंबल ये हो गया, ठीक है। और अगर दो पैरेलल लाइन होना चाहिए, आप छोटा बड़ा मत बना देना बेटा, नहीं तो सेल हो जाएगा, वो बैटरी हो जाएगा। बैटरी में एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, लेकिन यहाँ पे कैपेसिटर में आपको दो पैरेलल लाइंस बनाना है। ये दो पैरेलल लाइंस होंगे वो क्या होंगे, ऐसे होने चाहिए, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, एकदम पैरेलल होना चाहिए, इक्वल लेंथ का होना चाहिए, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। कभी कभी क्या होता है बेटा, आप एचसी वर्मा बुक अगर आप देखोगे तो कैपेसिटर ऐसे होता है, एक लाइन सीधा एक लाइन ऐसे थोड़ा
कर्व, ऐसा भी रिप्रेजेंटेशन होता है कैपेसिटर का। तो आपका एनसीईआरटी और मैक्सिमम जो बुक है वो इसी सिंबल को यूज करते हैं। वेरिएबल कैपेसिटर हम जनरली यूज नहीं करते, तो ये ज्यादा यूज नहीं होगा, ये मैक्सिमम यूज होता है। तो कैपेसिटर कैसे रहेगा, दो पैरेलल लाइंस ऐसे, कैपेसिटेंस सी रहेगा और इसको हम कैपेसिटर बोलते हैं। जैसे रेसिस्टर का आप 10th में पढ़े होंगे ना कि रेसिस्टर का सिंबल ये होता है, आर रेसिस्टेंस होता है, उसी तरह से कैपेसिटर का सिंबल ये होता है, कैपेसिटेंस सी होता है। हो गया, सिंबलाइज भी हमने कर दिया। चलिए अब जो टॉपिक है, टॉपिक इज वेरी सिंपल, टॉपिक है कि बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का डेरिवेशन हमको करना है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है उसको हम डिराइव करना चाहते हैं। तो चलिए कैसे डिराइव करेंगे, देखिए यहाँ पे। हमारे पास दो प्लेट्स हैं, बड़े बड़े प्लेट हैं, एक प्लेट ऐसा है और एक प्लेट ऐसा है। देखो, देख लो यहाँ पे दो प्लेट है, प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2। क्या डिराइव कर रहे हैं हम लोग, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहां पे लिख दो आप लोग क्या डिराइव हम लोग करने जा रहे हैं, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हम लोग डिराइव करने वाले हैं। तो दो प्लेट ले लिया बेटा, जिसमें से हमें पता है कि कैपेसिटर इसको हम कब बोलेंगे, दो कंडक्टर जब इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होते हैं। तो मान लो बेटा इसका जो चार्ज है वो प्लस है, प्लस चार्जेस है इसके पास, और इसके पास जो चार्ज है वो क्या है, माइनस है। दोनों का प्लेट एरिया सेम है बेटा, प्लेट एरिया ए है। अब इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो सेपरेशन है, दिस सेपरेशन इज डी, प्लेट सेपरेशन इज डी। अब ये जो भी प्लेट है बेटा, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें पता है कि हम क्या लेंगे, सिग्मा प्लस सिग्मा, और इसका हम क्या लेंगे, माइनस सिग्मा। गॉस लॉ का एप्लीकेशन में हम लोगों ने देखा था, इनफाइनाइट प्लेन शीट था, है ना, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग, मतलब जो बड़ा सा प्लेन शीट था, उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने क्या लिया था, सिग्मा लिया था। वैसे समझ लो कि बड़ा सा है यहाँ पे प्लेट, बड़ा सा, दो प्लेट है, एक में प्लस एक में माइनस, तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा और इसका माइनस सिग्मा। अब एक बात बताओ, हमें कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डिराइव करना है। देखो, कैपेसिटेंस का हमको फॉर्मूला डिराइव करना है, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, Q बाई V। क्यों, तो चार्ज हमें पता है, मान लेते हैं इसका प्लेट एरिया जो है बेटा A है, प्लेट एरिया जो है A है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हमको पता है, तो इसका मान लेते हैं चार्ज प्लस Q है और इसका माइनस Q है। तो प्लस चार्ज, देखो सिग्मा का मतलब ही होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो अगर मैं आपको बोलता हूं कि Q इक्वल टू क्या होगा, तो बोलोगे सिग्मा इंटू ए। देखो, अगर आपसे कोई पूछेगा कि चार्ज इक्वल टू क्या होगा, तो सिग्मा इंटू ए। तो हमको पता है चार्ज क्या है बेटा, सिग्मा इंटू ए, तो चार्ज हमें पता है। तो हमारा मेन मोटो है पोटेंशियल निकालने का, मेन मोटो है हमारा पोटेंशियल निकालने का, भी निकालने का। भी निकालने के लिए देखो यहाँ पे भी निकालने एक सिंपल सा हमें यूज करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सेपरेशन। तो हमें पता है कि इनके बीच में जो सेपरेशन है वो डी है। अब अगर हमें गलती से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पता चल गया, गलती से क्या हमें निकालना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें पता चल गया यहाँ पे, तो हम पोटेंशियल निकाल देंगे। तो देखो बेटा, इस पॉजिटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर होगा, इसको हम लिखेंगे E प्लस क्यू, है ना, E प्लस, और नेगेटिव की वजह से क्या होगा, उसी की तरफ होगा E माइनस क्यू, यहां दे देते हैं ऐसे। तो एक बात बताओ, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम निकालना चाहते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हम E बोल रहे हैं, तो E इक्वल टू हम कैसे निकालेंगे, दोनों ऐड करना पड़ेगा हमें, प्लस क्यू वाला इलेक्ट्रिक फील्ड एंड माइनस क्यू वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों ऐड करना पड़ेगा। अब बताओ, गॉस लॉ के एप्लीकेशन में हमें सेकंड एप्लीकेशन हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी एक लार्ज प्लेट है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो हम लोग पढ़े थे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस के लिए, और माइनस के लिए भी उतना ही होता है, क्योंकि नेगेटिव तो हम डालेंगे नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव नहीं हो सकता। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम अमाउंट में प्रोड्यूस कर रहे हैं, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। कोई भी लार्ज प्लेन शीट इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही प्रोड्यूस करता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट।
तो एक बात बताओ यहाँ पे, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? देखो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। देखो यहाँ पे, सो ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्यों निकाल रहे हैं? बिकॉज हमें पोटेंशियल चाहिए। पोटेंशियल क्यों चाहिए? क्योंकि हमें कैपेसिटेंस वाले फॉर्मूले में पोटेंशियल चाहिए। तो बेटा अब एक बात बताओ, सो V इक्वल टू क्या लिखेंगे? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हमने निकाला अभी? सिग्मा, बोलो, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। अब ध्यान से देखो, अगर आप देखोगे तो ये सिग्मा कितना है बेटा? देखो यहाँ पे सिग्मा कितना है? Q बाय A। तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं ना, सो V इक्वल टू हो गया हमारे पास Q बाय सिग्मा के जगह मैं डालता हूँ Q बाय A, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट और ऊपर यहाँ पे D। देखो ध्यान से, ये हो गया हमारा। अब जिस चीज के लिए हम लोग तड़प रहे थे वहां हमारा टाइम आ गया है बेटा। देखो हम किस चीज के लिए तड़प रहे थे? कैपेसिटेंस के लिए। सो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या हो गया? Q बाय V। अब Q बाय V का मतलब Q हम क्या लिखेंगे? अच्छा, Q को सिर्फ Q रहने देते हैं, सिग्मा इंटू A क्यों लिखेंगे? Q को Q रहने देते हैं क्योंकि सिग्मा को हमने लिख दिया था जो चाहिए था। अब V को हमने यहाँ देखो क्या हमने V निकाला है, सो Q D बाय A एप्सिलॉन नॉट। इसको मैं मिटा रहा हूं थोड़ा सा, देखो यहाँ पे मिटा दिया। सो ये क्या आ गया? Q बाय Q, देखो यहाँ पे ये यहाँ पे आ गया A एप्सिलॉन नॉट। अब ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा ना बेटा, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये Q से Q कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A ऊपर चला जाएगा और नीचे आ गया D। इसी चीज के लिए हम लोग तड़प रहे थे। एंड फाइनली हमारा जो तड़पन है, तड़पने का जो स्थिति है बेटा वो चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया? दिस इज कैपेसिटेंस इज एप्सिलॉन नॉट A बाय D। यही चीज हम लोग डिराइव कर रहे थे, कैपेसिटेंस इज एप्सिलॉन नॉट A बाय D। देखो यहाँ पे हो गया, इसी डेरिवेशन के लिए तड़प रहे थे, हमारा तड़पन दूर हो गया है। एप्सिलॉन नॉट के बारे में हम जानते हैं, एप्सिलॉन नॉट के बारे में हम जानते हैं कि इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसका वैल्यू होता है 8.85 into 10 का पावर -12। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ए क्या है बेटा? यहाँ पे एरिया है, प्लेट एरिया जिसको हम बोलेंगे प्लेट, जो हम लोग ले रहे हैं ना बेटा उसी का एरिया है। और यहाँ पे डी क्या है बेटा? बोलो, सेपरेशन है। ये दो, इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, वही है सेपरेशन। तो ये देखो यहाँ पे आ गया, समझ में आया आप लोगों को? कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एप्सिलॉन नॉट A बाय D कैसे आया? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है बेटा। क्या है? सबसे पहले हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। कैसे निकलेगा? प्लस वाला पहले, फिर माइनस वाला, उसके बाद दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों तो सेम होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो गया बेटा, तो आ गया 2 इंटू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 कैंसिल हो गया। अब सिग्मा को हम क्या जानते हैं बेटा? सिग्मा इज चार्ज बाय एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया को हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। हो गया यहाँ पे। जैसे हम यहाँ पे डालेंगे C का जो फॉर्मूला है यूज कर देंगे, C इज इक्वल टू हो जाएगा Q बाई V, है ना। अब Q के जगह पे Q, V के जगह पे हम कैसे निकालेंगे? नहीं, V मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, V के जगह पे हम लोग ने क्या दिमाग लगाया? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। बस ऐसे सॉल्व करने से ये आ गया। अब इसमें आप ध्यान से देख सकते हो कि कैपेसिटेंस जो होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, किन किन फैक्टर्स पे देखो यहाँ डिपेंड कर रहा है। साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है? देखो यहाँ साफ साफ कि कैपेसिटेंस जो है, देखो बेटा ये जो कैपेसिटेंस है दिस इज एप्सिलॉन नॉट A बाय D। देखो बेटा सबसे पहला ये जो कैपेसिटेंस है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, मतलब प्लेट एरिया कितना है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। प्लेट एरिया किसके ऊपर डिपेंड करेगा बेटा? साइज एंड शेप के ऊपर, कि साइज उसका कितना है और शेप कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये चीज क्या हो गया? साइज एंड बोलो शेप, दो चीज हो गया। अब देखो C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या? डिस्टेंस, मतलब ये क्या हो गया? सेपरेशन, सेपरेशन हो गया। अब बेटा और क्या है? C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट, मतलब ये क्या हो गया?
मीडियम हो गया। आ गया ना चारों चीज। हम लोगों ने क्या किया था कि कैपेसिटेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, चार चीजों पे डिपेंड करता है। क्या? 3S मतलब साइज, शेप एंड सेपरेशन, लास्ट वन इज द मीडियम। सब कुछ देखो इसमें आ गया। अब बेटा अगर आपको मैं बोलूंगा ग्राफ बनाने के लिए कैपेसिटेंस वर्सेस एरिया का, तो ऐसे ग्राफ बनाओगे, मतलब एरिया डबल कर दो कैपेसिटेंस डबल हो जाएगा, एरिया हाफ कर दो कैपेसिटेंस हाफ हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और अगर मैं बोलूंगा कैपेसिटेंस और डिस्टेंस के बीच में कैसा रिलेशन होगा, तो कैपेसिटेंस और डिस्टेंस के बीच में कैसा रिलेशन होगा, इनवर्सली रिलेशन होगा। इनवर्स मतलब ऐसा, ये रहा कैपेसिटेंस, ये रहा डिस्टेंस, ऐसे कैपेसिटेंस और डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। हो गया, ये दोनों चीज याद रखनी चाहिए। मतलब अगर डिस्टेंस को डबल कर देंगे तो कैपेसिटेंस हाफ हो जाएगा, डिस्टेंस को हाफ कर देंगे तो कैपेसिटेंस डबल हो जाएगा। यही मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब डबल करेंगे तो डबल, ट्रिपल करेंगे तो ट्रिपल, कांस्टेंट रखेंगे तो कांस्टेंट। इनवर्सली में बेटा डबल करेंगे तो हाफ। आ रहा है बात समझ में? ये सब चीज हमें समझ में आना चाहिए, ठीक है। और जब भी हम कैपेसिटेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमको पता है 8.85 इंटू 10 का पावर -12। और एरिया हमेशा किस में रखेंगे, मीटर स्क्वायर में, और डिस्टेंस किस में रखेंगे, मीटर में। देख लो, ये कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है जब भी आप कैपेसिटेंसेस निकालोगे, तो कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू पावर -12, एरिया को आपको मीटर स्क्वायर में लेना है। जनरली एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आपको बुक में क्वेश्चन में गिवन होगा, लेकिन उसको मीटर स्क्वायर में आप कन्वर्ट करोगे। कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है 10 का पावर -4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और डिस्टेंस जो होता है वो मीटर, मिलीमीटर में होगा, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो ये सब करोगे आपका कैपेसिटेंस आ जाएगा। तो ये कैपेसिटेंस का पार्ट 1 वीडियो है, ये पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आपको मिलेगा। तो धीरे धीरे आप कैपेसिटेंस सीखिए और मेरे साथ सीखते रहिए, है ना। तो बेटा अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो, पुराने हो तो शेयर करो, जो करना है करो, बट पढ़ाई जरूर करो, क्योंकि ये आपका 12th है। 12th से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है आपके लाइफ में। सो 12th सबसे अच्छा, आपको 12th में आपको 12th का बहुत अच्छा रिजल्ट करना है ना। तो रिजल्ट कैसे होगा, आपको थोड़ा मन लगा के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, नमस्कार।